होती है। खालिस्तान के बारे में पूछा तो बोलिए, चलिए इसमें सब मेरो रूप है खास, बनना चाहिए आपके हिसाब से। उनका राज होना चाहिए। जैसे शुद्ध अंतःकरण वाले मजदूर हैं तो चाहते वाहिगुरू जी नहीं का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦੋਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇ, ठीक है जी। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ करते हैं कि कम्युनिस्ट असल में मैं जानना चाहता हूँ कि परिभाषा क्या है, कम्युनिस्ट की परिभाषा क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे। कम्युनिस्ट जो हैं जो कम्युनिज्म क्या है, हम ये समझ लेते हैं कम्युनिज्म है क्या। जो समाज है हमारा 6000 साल पहले हम सब बराबरी का समाज था। लाखों साल पहले बराबरी का मतलब उसमें मुखिया होता था, एक मुखिया जरूरी था, कबीले में मुखिया था, लेकिन वो दूसरे का शोषण नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? उसकी वजह ये थी कि उस समय उत्पादन बहुत कम होता था, शिकार था, खेलने के लिए थोड़े कंदमूल फल थे। उसके बाद मैं जल्दी उसको आगे बढ़ा देता हूँ। उसके बाद जो पहली बार ये हुआ कि उत्पादन कुछ बढ़ गया तो दास व्यवस्था आई, उसके बाद सामंती व्यवस्था आई यानी राजाओं की, उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था आई, उसके बाद समाजवाद आया और साम्यवाद यानी कम्युनिज्म उसके आगे की व्यवस्था है। कम्युनिज्म में क्या होगा, क्या व्यवस्था, वो कैसी व्यवस्था होगी, वो दो शब्दों में व्यक्त की जा सकती है कि उसमें जितनी आपकी लायकियत है, योग्यता अनुसार काम और ज़रूरत के अनुसार आपको जितना ज़रूरत है उतना मिलेगा। और समाजवाद, कम्युनिज्म आज तक दुनिया में कहीं नहीं रहा। जहाँ रूस और चीन में था समाजवाद था, वो आज पूंजीवाद में बदल चुका है। चीन, तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि कम्युनिज्म जो है पूंजीवाद में बदल चुका, समानता थी, सब बराबर थी। हाँ, हाँ, सब लोग बराबर थे, ठीक है जी, बराबर थे, हाँ, ठीक है जी, समानता थी हाँ, उसमें। एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो ये है कि कहते हैं कि धीरे जो वानर से नर में, हाँ, वानर से नर बना है, ठीक है। लेकिन वानर की बात करें, अगर जानवरों की बात करें, ठीक है जी, उसमें भी बराबरता का सिद्धांत नहीं है। एक देखा जाएगा, एक कुदरती जैसे बता रहा है, मान लो कोई जानवर कमज़ोर है जो ताकतवर है, उससे छीन के खाना भी खा जाता है, उसके ऊपर धौंस भी जमाता है। तो ये बराबरता तो ना रही ना, एक तरह से कहता हूँ कि इक्वलिटी है, जो इक्वलिटी तो ना रही, नहीं रही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रूस और चीन में मैंने कहा ना, वहाँ समाजवाद आया था। वहाँ भी जो जैसे चीन का उदाहरण लें तो वहाँ माओ का वेतन जो था एक प्रोफेसर के बराबर था और लोगों से वेतन से ज़्यादा था। उनको काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती थी, किताबें खरीदने के लिए और वैसी ज़रूरतों के लिए। उन्होंने निजी संपत्ति कोई इकट्ठी नहीं की, माओ के नाम कोई निजी संपत्ति नहीं। उसकी लोग गाली देते हैं। जहाँ वो 49 में 35 साल आयु थी एवरेज एज, उसको 68 बना दिया उन्होंने 25 साल में। 76 में माओ की मौत हुई, वहाँ पूंजीवाद की पुनर्स्थापना होगी। ऐसे स्टालिन था, स्टालिन को कहते हैं कि रूस में लेनिन के बाद जो आए उन्होंने कितने लोगों का कत्ल करवा दिया और अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के 70% लोगों को वो कर दिया। ये बात सही है, उन्होंने वो किया, लेकिन लोग ये इतिहास नहीं जानते। उस समय स्टालिन के बदले जो आ रहे थे सत्ता में किरोव थे, किरोव की हत्या करवा दी जाती है और बड़े षड्यंत्रों का उजागर होते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही रूस 1917 में क्रांति हुई, रूसी क्रांति, 18 देशों ने हमला किया रूस पर। जो वो देश पहले से ही कुचला हुआ था, भूख मरा था, कुछ नहीं था वहाँ उस जी। वो उसमें तो चलो मान लेते हैं कि 18 देशों ने हमला करा, हाँ हाँ, लेकिन उसमें जो उसने यूक्रेन में करा स्टालिन ने, ठीक है, उसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे? उसमें तो जो किसान थे, जो मजदूर थे, उसमें कुछ लोग तो गिनती उनकी 10 मिलियन तक बताते हैं कि 4 से 10 मिलियन के बीच में लोगों का अलग अलग मत है कि कम से कम 4 मिलियन, कोई कहता है कि नहीं 10 मिलियन तक थी, कि लोगों का कत्ल करवा दिया। यहाँ तक कि जो किसान थे, मजदूर थे, किसानों ने जो बीज रखा हुआ था अपना खेतों में बोने के लिए, अगली फसल के लिए, वो तक उनके फौजी छीन के ले जाते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों का कत्ले का आम हुआ। तो उसमें हमला तो किसी और ने करा, लेकिन एक कम्युनिस्ट अगर सच्चा कम्युनिस्ट है तो समाजवाद चाहता है, सामवाद चाहता, मतलब बराबरता चाहता है, तो फिर आम लोगों का, आम मजदूरों का कत्ल क्यों करवाता है, उनका नरसंहार क्यों करवाता है? ये चीज़ सोचने की है। बता रहा हूँ मैं आपको। एक किताब है, उसमें अमेरिकन पत्रकार हैं, उनका पहला नाम अभी याद आ रहा है मुझे, अन्ना नाम है, उसका नाम है स्टालिन युग। हिंदी में भी है वो, इंग्लिश में भी है। उनको खुद स्टालिन जेल में बंद करवाता है, वो काफ़ी सालों वहाँ रहती हैं और वो खुद तारीफ़ करती हैं, कहती हैं कोई उस समय रूस में ऐसा था कि रूसी आम सैनिक ये मानते थे, आम जनता, कि अगर हम 100 लोग हैं, उनमें से कोई एक गद्दार है तो हम 99 को भी मौत, 100 के 100 को मिटा दो। वो अपने रोज, वे मजदूरों का राज था।
आप जरा कल्पना तो कीजिए, मजदूरों का राज कितनी नफरत होती है। जब 1971 में 1871 में 150 साल पहले पेरिस कम्यून होता है, पेरिस में मजदूर सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं, तो जो फ्रांस का दुश्मन है जर्मनी, वो मजदूरों को कुचलने के लिए आ जाता है कि यार इनकी औकात मजदूरों की, अरे हमारी दुश्मनी अलग है, पर इनके मतलब बदबूदार शरीर, पसीने की बदबू। आपको पता होना चाहिए जो 70 दिन का पहला राज हुआ था रूस से भी पहले, सोवियत बोल्शेविक क्रांति से पहले 1871 में, उसमें उन्होंने जर्मनी के भी अन्य देशों के 2-3 देशों के मजदूरों को अपना सैनिक मंत्री बनाया, सबकी तनख्वाह बराबर कर दी, वापसी का अधिकार दिया। आज तक पूंजीवाद वहाँ नहीं पहुँच पाया है, वहाँ पूंजीवाद नहीं पहुँच पाया। लेकिन कम्युनिस्ट के ऊपर, कम्युनिज्म के ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ाम लगते हैं जी। ठीक है जी। हाँ, अगर उसका कम्युनिस्ट का, सच्चे कम्युनिस्ट का मतलब क्या रह जाता है? अगर मान लीजिए स्टालिन तक आप कह रहे हैं कि सही था सब कुछ, जहाँ माओ तुम तक सही था, चाइना में नहीं, उन्होंने एक गलती करी उस समय। ऐसा नहीं था कि हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, अरे इसका डेटा नोट करो, इसका फ़ोन टैप में लगा दो। आप कल्पना कीजिए जिस समय मजदूर 18 देशों का हमला ऊपर 1871 में जर्मनी को देखिए, वो दुश्मन होते हुए साथ आ रहा है। और फिर 1917 क्रांति के बाद, 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद फिर वो तमाम 18 देशों का हमला के, और जो लोकल पूंजीपति हैं उन्होंने वो किया। लेकिन ये मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं स्टालिन, ईमानदारी से, कि स्टालिन ने बहुत गलतियां करी, ये ज़्यादा दमन कर दिया। लेकिन सुनिए एक बात, ये स्टालिन था जब उसका बेटा, सगा बेटा जर्मनी के हिटलर की कैद में था। हिटलर ने कहा एक तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे, हमारे 2 अफसर जनरल छोड़ दीजिए। तो पता है आपको स्टालिन का क्या जवाब था? उसने कहा नहीं, एक सैनिक के बदले, एक मेरा बेटा साधारण सैनिक है, स्टालिन ने कहा, और उसके बदले 2 अफसरों की अदला बदली नहीं हो सकती। वो बड़ा कठोर था, तो अपने लिए भी कठोर था। ऐसी नहीं, कठोर था, लेकिन उसकी कठोरता का जो दंड है वो प्रजा को भोगना पड़ा। आप ये बताइए कि मान लीजिए उन्होंने अच्छा काम करा, लेकिन उसके बाद तो हालत फिर वैसी की तैसी हो गई। ठीक है जी। अच्छा। लेकिन मेरा सवाल जो अगला है वो ये है कि जैसे कम्युनिस्ट धार्मिक लोगों के ऊपर काफ़ी तंज कसते हैं, ठीक है, वो मूर्ख हैं, वो मूर्ख हैं, वो कम्युनिज्म के सिद्धांत से भटकते हैं। लेनिन ने क्या कहा है धर्म के बारे में? एक पुस्तिका है लेनिन की, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन से, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। धर्म के बारे में लेनिन क्या कह रहे हैं? लेनिन कह रहे हैं अगर जो धर्म है क्या, वो कहते हैं कि धर्म जो है, जो उत्पीड़न है जो दुनिया में, पूंजीवादी दुनिया का, उसमें दमन है, निराशा है, उसका परिणाम और प्रतिबिंब है। आदमी कहता है कि पूरा इस जन्म के बाद हमें अच्छा लोक मिलेगा। और एक बात सुन लीजिए, माओ के बारे में कहते हैं कि 3 करोड़ लोग भूख से मर गए, या उसने मार दिए जानबूझ के। लेकिन उसके बारे में एक अमेरिकन पत्रकार था, डिकोटर नाम था उसका, उसने 1 लाख कॉपी भेजी। वो किताब का अक्सर जिक्र होता है, डिकोटर। आप यूट्यूब भी करेंगे तो डिकोटर नाम आ जाएगा। जहां आप गूगल में या कहीं भी ढूंढेंगे ना, तो स्टालिन और माओ को शैतान ही दिखाया जाएगा। तो उसके पत्रिका के, उस पुस्तक के सबसे पेज पे, कवर पेज पे एक अकाल का निशान था। वो था 1946 का, जबकि 49 उसके 3 साल बाद चीन में क्रांति हुई। जब उसके लेखक से पूछा गया, डिकोटर से, कि भैया आपने 6 करोड़ लोग मार दिए, ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं माओ पे, और 3 करोड़ इस तरह के आरोप लगाते हैं, तो उस तरह की, उस अकाल की फ़ोटो नहीं मिली है एक आपको? नहीं मिली। ये पूंजीवाद के जो साधन हैं, सारे अखबार, सारे टीवी चैनल, सारे जो कलम घसीटू पत्रकार, दलाल लोग, ये बदनाम करते हैं समाजवाद को, क्योंकि उसके लिए तो कोई नहीं मिले। यहाँ पुलिस को कम से कम मैं अंदाज़ा लगाता हूँ करोड़पति हो गया हुआ है थानेदार, जिसने यहाँ वो किया। हाईकोर्ट की परवाह नहीं कर रहा है। आप कल्पना कीजिए, लाठीचार्ज कर रहा है, तो पैसे से हर चीज़ खरीदी जाता है। पैसे का तो मैं आपके भाई से आपको भी खिलाफ कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि धर्म की तरफ से ही की कारण ही ये सब समस्याएं, कुछ लोग ये कहते हैं, ठीक है जी। अब दूसरे ये कहते हैं नहीं, कम्युनिज्म ने भी कुछ अच्छा नहीं। वो बात पूरी नहीं की। लेनिन ये कहते हैं अगर धर्म के से आप आदमी को छुड़ाओगे ऐसे, तो वो और पकड़ लेगा धर्म को। वो कहते हैं कि पूंजीवाद की काली शक्तियों से जब तक मजदूर गरीब खुद लड़ते हुए चेतना संपन्न नहीं हो जाएगा, कोई भी उपदेश उसको आप ऊपर से दोगे, तो हमारे जो कूड़ मगज कम्युनिस्ट हैं
वो समझते नहीं है लेनिनवाद को और धर्म पे सीधा हमला करते हैं। हाँ, यही तो कारण है, धर्म और वो लेनिन के खिलाफ जा रहे हो, लड़वाया जा रहा है। हाँ। लेकिन जो हमारा सिख सिद्धांत है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। सभ्य सांझीवाल सदैन कोई ना जिसे 12 जियो, ठीक है। हम समाजवाद का, समतावाद का, बराबरता का सिद्धांत हम सिख धर्म देता है, ठीक है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबद्दा पड़ा, ठीक है जी। ये जो प्रकाष्ठा है, अगर मैं कहूँ कम्युनिस्ट की प्रकाष्ठा है, ठीक है। अगर आप कम्युनिस्ट कहते हो कि बराबर की सिद्धांत को देता है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि यहाँ के नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन पंजाब के जो आपके कम्युनिस्ट लोग हैं, आपके भाई बंधु हैं, जहाँ आपके साथी हैं, वो सीधा अटैक जो है धर्म के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि आपस में बहुत सारे आपस में डिस्प्यूट पैदा हो रहे हैं, मारे भी गए हैं, मुझे मालूम है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, ये मेरा जो मैंने आपको पहले बताया कि एक लेनिन की शिक्षा यही है कि भैया पूंजीवाद से जब तक, जैसे यहाँ खुद शिक्षित हो रहा है ना वो आदमी को, उसको लग रहा है लड़े बिना कुछ नहीं होगा यार, भगवान मेरे साथ नहीं आएगा, लड़ना है ना कुछ। और जैसे सिक्की में है कि भाई हमारे दसम पिता जिन्हें दशमेश पिता कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई धक्के के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, सिख तो बहुत बड़ी फिलॉसफी है, तो उसके साथ मिल के चलना चाहिए। और अगर वो कोई मानता है तो हम उसकी रक्षा करेंगे, हम जान दे के भी आपके पूजा की हथिकार की रक्षा करेंगे। देखिए तरीके से हमें तो हमारे गुरु ने इतना समर्थ बनाया है कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, अपने धर्म की रक्षा करते हैं, अपने पूजा स्थानों की रक्षा कर सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है, जहाँ कोई शंके की बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो कम्युनिस्ट और एक तरफ धार्मिक रीजन्स आपस में जो डिस्प्यूट पैदा किए जा रहे हैं, उससे किस तरह से बचना है, इसके ऊपर ज़रूरत है काम करने की। दूसरी बात यह है कि चले मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आपका जो एक्सपीरियंस है, पहले सीधा सवाल तो मेरा यही है कि क्या आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं? मैं अगर ये मेरा व्यक्तिगत मसला है, चलो व्यक्तिगत मसला है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या है? मतलब कि रूहानी शक्ति को लेके, जहाँ परमात्मा को लेके, जहाँ कुछ ऐसे धार्मिक जज्बे को लेके आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है? मैं किसी किताबी बात नहीं करूँगा, आपका खुद का जानना चाहता हूँ। अब देखिए, मैं ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं उसमें अभी वो कर रहा हूँ एग्नोस्टिक। एक चीज़ होता है कि हमें, एक तो होता है एथीस्ट, नास्तिक होता है, एक आस्तिक होता है, बिलीवर, एक होता है एग्नोस्टिक। अज्ञेयवाद की तरफ हूँ मैं। अभी मुझे डाउट हो रहा है या नहीं है, ऐसा मैं खोज कर रहा हूँ। जब मैं खोज कर लूँगा तब आपको बता दूँगा। नहीं क्या सर, थोड़ा बहुत तजुर्बा नहीं है? कोई हुआ होगा ना, देखिए आप होता ही है जब चलते हैं, जहाँ समाज में रह रहे हैं। कोई तजुर्बा नहीं हुआ मुझे अभी तक, कोई तजुर्बा नहीं हुआ ना। तो नतीजा अगर मैं कहना चाहूँ, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कुछ लोगों की कमी हो सकती है, धार्मिक हो चाहे वो कम्युनिस्ट हो, ठीक है जी। अगर धार्मिक लोगों ने कोई अत्याचार किए हैं धर्म के नाम पे, ठीक है, कुछ लोग होते हैं, मेरा तो मानना यह है कि कोई धर्म किसी को ऊंच नीच नहीं सिखाता है। स्वामी विवेकानंद ने बड़ी अच्छी बात कही है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कट्टरता कौन आदमी कट्टर होता है? कट्टरता जो कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, कट्टर ईसाई तब होगा आदमी जब वो अपने धर्म में उतरला होगा, जब वो पहली क्लास में है, केजी क्लास का विद्यार्थी है, गहराई में नहीं उतरा। बिल्कुल जो जानकारी कम रखता है। गुरु नानक हो, स्वामी विवेकानंद हो, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस हो, जिन्होंने खुद इस्लाम, हिंदू सब धर्मों की साधना की, सिक्की की, तो ये जो गहराई में उतरेगा वो कभी भी कट्टर नहीं होगा, तो हमेशा धर्मनिरपेक्ष होगा। और मेरी मोदी जी को ये सलाह है कि वो धर्मनिरपेक्षता का मजाक उड़ाना बंद कर दें। स्वामी विवेकानंद खुद कह रहे हैं इस बात को कि जो कट्टरता है वो उसकी वजह से है। और कई उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भाई सब एक बार सभी धर्मों को कर लेना चाहिए। ये उनका प्रकाशन है, श्री मौ का लिखा हुआ, मेरे पास की पुस्तक रखी हुई है, मैं प्रमाण से कहता हूँ। बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए अगर कम ज्ञान जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा घातक होता है, बहुत ज़्यादा घातक होता है। और इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जो लोग कट्टरता की बात करते हैं वो अल्प ज्ञानी होते हैं, इस वजह से कुछ लोग ज़्यादा कट्टर होते हैं, उनको धार्मिक अपनी परंपराओं का, धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। खालिस्तान के बारे में पूछा कुछ मेरे से? नहीं, खालिस्तान के बारे में चलो बता दीजिए, आपने आगे खुद ही चाहते हैं कोई बात करना तो बोलिए, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। मैंने ये पढ़ा है कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में खालसा मतलब जो शुद्धता है। मैं ये समझता हूँ जो खालस कौन है, खालसा कौन है, जो शुद्ध अंतःकरण वाला है, उनका राज होना चाहिए। जैसे शुद्ध अंतःकरण वाले मजदूर हैं तो चाहते नहीं है किसी का वो। इसका मतलब खालिस्तान बनना चाहिए आपके हिसाब से?
मतलब शुद्ध अंतःकरण वालों का। मेरा खालिस्तान थोड़ा अलग है। मैं देखिए पंजाबी चैनल बहुत देखता हूँ। एक कुकी गिल आते हैं, आप जानते होंगे, जिन्होंने ये ललित माकन जो कांग्रेस नेता थे 84 के दंगों में उनकी भूमिका के कारण उनकी हत्या की थी। तो उन्होंने एक जगह कहा खालिस्तान शब्द तो पहले था ही नहीं, खालसा राज है। ये खालिस्तान शब्द शायद शासक वर्ग का कुछ दिया हुआ है या ऐसे ही। लेकिन लफ्ज अब आपके हाथ में बोतल है, ठीक है, इसको मैं बोतल कह लूँ, बोतल कह लूँ, ठीक है, या शीशी कह लूँ, मतलब कि नाम बदल सकते हैं लेकिन चीज़ तो वही रहेगी, ठीक है जी। इसलिए इस चीज़ों में पढ़ना नहीं है हमने, ज़रा बात लंबी हो जाएगी। बाकी जो बात कम्युनिस्ट के ऊपर कर रहे थे, या धार्मिक संबंधों के आपसी जो संबंध हैं उसके बारे में बात कर रहे थे, उसी पे रहते हैं। अब ज़रूरत है लोगों के भले की, ठीक है जी, वो धार्मिक स्तर पे हो, जहाँ समाजवाद के स्तर पे हो, ठीक है जी। मेन चीज़ तो है लोगों की, आम जनता की बात करने की, ठीक है जी। कम्युनिस्ट भी भटक गए हैं और कुछ धार्मिक लोग भी भटक गए हैं, बिल्कुल, ठीक है जी। इस पर तो आप राय रखते होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जैसे आपने कहा कि स्टालिन जी ने बहुत अच्छा काम करा है, नहीं उन्होंने गलतियां भी करी, गलतियां भी, गलतियों की तुलना कार्ल मार्क्स ने भी हो सकता है कोई ना कोई जीवन में गलती करी होगी आपने। और आदमी गुण दोष होते हैं। हाँ, जैसे कि ये किसने कहा था कि जो धर्म है वो एक अफीम की तरह है? ये कार्ल मार्क्स ने कहा, ठीक है। पर लेकिन इसमें अधूरा सच है। अफीम जो होता है, अफीम का नशा शराब से, चरस से अलग होता है। मैं जैसलमेर में था, मैंने एक बार थोड़ी सी अफीम चखी, तो अफीम चख के ऐसा नशा नहीं होता कि आप गिर जाएं या वो करें, ऐसा लगता है कि आप अकेले ही सारा झाड़ू लगा लें, कमरा साफ कर दें। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, एक नशा होता है शराब का, एक होता है अफीम का, और वो उसमें आधा सच्चा ये है कि उन्होंने कहा कि जो धर्म है वो अफीम की तरह, अफीम के नशे की तरह है, ठीक है जी। लेकिन इसकी अगली पंक्ति जो है ना, उसको जो कम्युनिस्ट छुपा जाते हैं, जो कहनी चाहिए, कम्युनिस्ट का जो नशा है, देखिए नशा हर चीज़ में होता है, ये इसको नहीं मान, वो शराब की तरह है। अब दोनों नशों की तुलना कर लो, दोनों नशे जो हैं उनकी तुलना कर लो, और ये समझ लो भी कौन सा नशा ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। अगर नशा है अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ कि अगर उस नशे में रह के आदमी सब लोगों को भाई बंधु समझता है, ठीक है जी, तो अच्छी बात है। बताइए। देखिए, कम्युनिज्म विज्ञान पर आधारित है। वो विज्ञान क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है? वो कहता है कि चीज़ें ऐसे आगे बढ़ती हैं, एक वायरल क्रम। ठीक है, आप मेरे से सहमत नहीं है, लेकिन इसमें एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वैज्ञानिक जो चीज़ें बनाती हैं उसमें नशा नहीं होता है? नशा अलग चीज़ है, ठीक है जी। मैं वो इस चीज़ पे नहीं कह रहा हूँ किस पे आधारित है, किस पे। धर्म जो है ना, ये अलग चीज़ पे आधारित है, ठीक है। ये मतलब रूहानी एक बात है, उसके ऊपर आधारित है, ठीक है। धर्म जो है अंदर का मसला है, ठीक है। विज्ञान जो है ये बाहर का मसला है। विज्ञान जो है ये भौतिकवाद को ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है जी। और धर्म जो है ये अंदर की बात करता है, ये सुपर नेचुरल बात करता है, ठीक है जी। ये एक अलग मैटर है। लेकिन नशे की बात कर रहा हूँ मैं। नशे की अगर बात करें तो नशा जो है किसी चीज़ का भी बंदे को हो सकता है, यहाँ तक कि रोटी का अगर किसी को बंदे को नशा वो भी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक कि अहंकार का नशा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि आदमी जिस सोच पर खड़ा होता है ना, अगर आप उसको अगर वहाँ से उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो वो रेजिस्ट करता है, थोड़ा उसका नशा होता है, लगाता है। जिस सोच पे खड़ा होता है उसका नशा होता है। उसमें कहीं ना कहीं शायद उसका अहंकार आता है कि यार मैं गलत था क्या, इतना हाल है। ये सब चीज़ें हैं। चलो टिकैत साहब आ गए हैं, फिर बात करेंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ क्वेश्चन टीवी, मैं हाँ बघेल सिंह कालों, धन्यवाद।